नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। भारत ब्रांड आटे के बारे में दिया है, इसका दाम कुछ कम कर दिया गया है, इसके बारे में देखेंगे। प्लस छोटा धाम है जो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ है। उसके बाद बड़े धाम के बारे में देखेंगे। यह है इंडोनेशिया का एक क्रेटर झील है जिसमें से ब्लू गैस निकल रही है, मतलब कि जो नीली गैस निकल रही है, इसके बारे में जानेंगे। और हाल ही में भूटान के जो राजा हैं वो भारत दौरे पर हैं, तो इसके बारे में उनका जो ऑपरेशन ऑल क्लियर्स है उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के बारे में। तो भारत ब्रांड आटा के बारे में दिया है। हाल ही में सरकार द्वारा जो त्योहारी सीजन चल रहा है, यानी दीपावली का जो सीजन चल रहा है, तो जो राज्य द्वारा निर्मित आटा है, राज्य द्वारा निर्मित आटा जो भारत ब्रांड के नाम से आता है, उसकी कीमत में 2 रुपये प्रति किलो की कमी की है। 2 रुपये प्रति किलो दाम में उसके घटोतरी यानी कि कमी की है। तो आइए जानते हैं जो भारत ब्रांड आटा है ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका अधिकतम जो खुदरा मूल्य है, खुदरा मूल्य मतलब फुटकर में इसे कितने का दिया जा रहा है? 27.50 यानी 27.5 रुपया किलो इसे खुदरे में दिया जा रहा है। अगर बाजार में ये कितने की बिकता है? बाजार में बिकता है 35 रुपये 93 पैसे का। 35 रुपये 93 पैसे का बाजार में बिकता है। और वहीं जो फुटकर में सरकार द्वारा 27.50 यानी कि 27.5 रुपये का बेचा जा रहा है। आटा का जो केंद्रीय भंडार है वो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि नेफेड के द्वारा किया जाता है। आटा का जो केंद्रीय भंडारण किसके द्वारा किया जाता है? नेफेड के द्वारा। और एक और संस्था है जिसका नाम है NCCF यानी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन सहित विभिन्न आउटलेट्स के माध्यम से इसको सुलभ बनाया जाता है। इसका भंडारण, उसका व्यापक रूप से जो उपभोक्ता आधार है वहां तक पहुंचाना इसका काम है। भारत सरकार द्वारा भारत ब्रांड के तहत ही चना का दाल भी बेच रहा है, चने की दाल भी बेचा जा रहा है भारत के द्वारा। इसका रखरखाव और बेचने का काम और उपभोक्ता पर पहुंचाने का काम किसके द्वारा? नेफेड के द्वारा किया जाता है। और NCCF, नेफेड मतलब नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में, यानी 1958 में इसे स्थापित किया गया था नेफेड्स को। वहीं NCCF को लगभग 1965 में इसे स्थापित किया गया था। यह दोनों प्रमुख एक सहकारी संगठन है जो कृषि उत्पाद को खरीदता है और उसका विपणन करता है। विपणन मतलब मार्केटिंग करता है। और बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत इसे पंजीकृत किया गया है। बहुराज्य मतलब जो मल्टी स्टेट्स हैं उसके जो कोऑपरेटिव कमेटी है, समिति है, उसका अधिनियम जो 2002 है इसके तहत इसे पंजीकृत किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत ब्रांड आटा का दाम भी 2 रुपये घटा है। नेक्स्ट, साउंड पॉल्यूशन के बारे में दिया है। साउंड पॉल्यूशन यानी जो ध्वनि प्रदूषण है इसके बारे में दिया है। चर्चा में क्यों आ गया? चर्चा में इसलिए आ गया है कि अभी त्यौहार आने वाले हैं। त्योहारों पर जो पटाखे बजाए जाते हैं उसके कारण साउंड पोल्यूशन होते हैं, तो इसलिए चर्चा में आ गया है। तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में जान लेते हैं, जो इसे साउंड पोल्यूशन कहते हैं। आमतौर पर जो ऊंचे ध्वनि वाले स्तर के कोई भी पटाखा या किसी भी प्रकार का शोर होता है जो मनुष्य या अन्य जीवित जीवों को प्रभावित करता है, उसे ध्वनि प्रदूषण के रूप में उसे संकेतित किया जाता है या तो उसे चिन्हित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है कि 65 dB यानी डेसिबल से ऊपर अगर साउंड पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण होता है तो उसको मतलब कि अगर आवाज़ कोई भी सोर्स या साउंड्स बताया जाता है WHO के द्वारा कि अगर वो 65 डेसिबल से अधिक है तो उसको ध्वनि प्रदूषण के रूप में चिन्हित किया गया है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा चिन्हित किया गया है। अगर इसे सटीक रूप से कहा जाए तो 75 dB यानी 75 डेसिबल से अधिक अगर शोर होता है तो वो काफ़ी हानिकारक होता है और दर्दनाक भी होना शुरू कर देता है। अगर वहीं जो शोर 120 dB पहुंचता है, dB मतलब डेसिबल, एक तो ये भी है dB डेसिबल के बारे में भी क्वेश्चन बना है कि जो डेसिबल है ये है क्या? तो यह ध्वनि प्रदूषण को मापने की एक इकाई है। डेसिबल ध्वनि प्रदूषण को मापने की एक इकाई है। अगर 120 डेसिबल तक अगर ध्वनि प्रदूषण पहुंच जाता है, शोर पहुंच जाता है, तो ये काफ़ी दर्दनाक होता है, काफ़ी दर्दनाक होता है। तो ध्यान रखिएगा, WHO के द्वारा जो डिसाइड किया गया है ध्वनि प्रदूषण को, अगर 65 डेसिबल से अधिक शोर होता है तो उसे ध्वनि प्रदूषण के रूप में डिसाइड मतलब इंडिकेट किया गया है, चिन्हित किया गया है। इससे हानि क्या क्या होंगे? हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति 75 डेसिबल से अधिक
का साउंड पोल्यूशन झेल रहा है तो उसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ बहरीपन की भी समस्या देखने को मिल सकती है। कोई भी तेज संगीत या किसी भी कार्यस्थल पर शोर सहित विभिन्न स्रोतों के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का शिकार होता है तो धीरे धीरे उसके अंदर बहरापन आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, इसमें दिया है ध्वनि प्रदूषण के संबंध में कुछ नियम। भारत के द्वारा देखिए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। जो पर्यावरण ध्वनि प्रदूषण से संबंध में नियम कहाँ बनाए गए हैं? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है उसके तहत ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 में कहा गया है कि यदि पटाखों का उपयोग किसी साइलेंस जोन का मतलब होता है कि कोई शांतिप्रिय इलाके में बैन है। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण नियम जो नियम 2000 है उसके तहत क्या कहा गया है कि अगर पटाखों का आप इस्तेमाल किसी शांतिप्रिय यानी साइलेंस जोन में करते हैं तो उसको दंडित किया गया है, उसे बैन किया गया है। और किसी भी एरिया में अगर आप पटाखों का इस्तेमाल 12 बजे की बात करते हैं तो उसको ये प्रतिबंधित करता है। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो ध्वनि प्रदूषण का नियम 2000 है। उसके बाद वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 की जो धारा 2A है, धारा 2A, इसके तहत जो शोर यानी कि जो साउंड पोल्यूशन है उसको एक वायु प्रदूषण के रूप में भी संज्ञा दी गई है। ध्यान रखिएगा, उसे एक वायु प्रदूषक के रूप में भी संज्ञा दी गई है। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे रात तक, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे रात तक अगर पटाखों का शोर बताया जा रहा है कि 75 यानी 75 डेसिबल से अधिक नहीं हो सकता। वहीं वाणिज्यिक एरिया है, आवासीय क्षेत्रों में सीमाएं इसमें डिसाइड किया गया है कि 65 डेसिबल से और फिर उसके बाद 55 डेसिबल्स। वाणिज्यिक एरिया जहां कंपनियां चलती हैं, जहां कंपनी वगैरह चलती है उस क्षेत्र में अगर 65 से 55 के बीच में होना चाहिए, इससे अधिक हुआ तो भी उसे साउंड पोल्यूशन के रूप में यानी ध्वनि प्रदूषण की संज्ञा दे दी जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ध्वनि प्रदूषण मानदंडों के उल्लंघन के लिए जुर्माना रखा है। जुर्माना कितना रखा है कि अगर आप लाउड स्पीकर से बजाते हैं, किसी सार्वजनिक स्थानों पर आप साउंड पोल्यूशन करते हैं, यदि जो मानदंड रखा गया है अगर उसका आप उल्लंघन करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। 10,000। छूट क्या दिया गया है? जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके द्वारा छूट यही दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में, एक कैलेंडर वर्ष मतलब कि एक साल के अंदर किसी भी आप सांस्कृतिक इवेंट्स या धार्मिक उत्सव मनाते हैं तो उस पर आपको 15 दिन की छूट है कि 15 दिन तक तो आप साउंड पोल्यूशन कर सकते हैं एक वर्ष में, इससे अधिक नहीं। इससे अधिक करते हैं तो फिर उसके बाद आपको नोटिस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, महिलाएं पानी के लिए और पानी महिलाओं के लिए अभियान। ये कैंपेन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? स्टार्ट किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जल प्रशासन में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना और महिलाओं को सशक्त बनाना। जल प्रशासन क्या होता है? जल प्रशासन मतलब जल से संबंधित जो नीतियाँ होती है और उसका रखरखाव देख रेख होता है और उसे बोलते हैं जल प्रशासन। उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा महिलाएं पानी के लिए और पानी महिलाओं के लिए एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाएगा इसे स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। इसके तहत महिलाएं जो जल उपचार होता है यानी कि जल को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है उसका गुणवत्ता जो होता है उसको निरीक्षण करने के लिए एक प्रोटोकॉल के बारे में जागरूक कर सकती हैं। और जो जल संयंत्र हैं, जल उपचार संयंत्र जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका दौरा करेंगी। ये महिलाएं उसका दौरा करें और चेक करेंगे कि कितना पानी स्वच्छ आ रहा है, कितना सही से फिल्टर हो पा रहा है, कितना फिल्टर नहीं हो पा रहा है। यह समावेशिता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और इसका उद्देश्य यही है कि जो अपने घरों में पानी आता है उसकी सुरक्षा को भी जांच करना कि कितना सुरक्षित हमें पानी मिल रहा है। यह जो अभियान स्टार्ट किया गया है अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, जिसे अमृत मिशन बोलते हैं, इसी के पार्ट के रूप में स्टार्ट किया गया है। महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए कैंपेन्स, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स के खिलाफ ब्लॉकिंग आदेश जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा। अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट्स में जो प्रवर्तन निदेशालय है इसके जांच के बाद पता चला कि जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इसके द्वारा जो महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है इसके सहित जो 22 अवैध रूप से सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइट है इसके खिलाफ एक ब्लॉकिंग आदेश जारी किया गया है कि आप इसे ब्लॉक कर दो। क्या था मामला, इसके बारे में जानेंगे। महादेव ऐप मामला, महादेव
जो ऑनलाइन बुक के माध्यम से अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से जुड़ा था। अवैध रूप से मतलब कि जो लीगल नहीं है उसको लीगल रूप से सट्टेबाजी ये लोग करते थे। तो सट्टेबाजी क्या था, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा था ईडी, जो प्रवर्तन निदेशालय है इसके मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग मतलब होता है कि आप अगर अवैध तरीके से पैसा कमाते हैं तो उसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और उसकी जांच करता है, किसके द्वारा जांच किया जाता है? ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय। इसमें अभिनेता भी शामिल है, राजनेता भी शामिल है, कई सारे व्यापारी भी शामिल हैं जो अवैध रूप से सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं। तो ऑनलाइन सट्टेबाजी के बारे में जानते हैं कि ऑनलाइन सट्टेबाजी होता क्या है। यह इंटरनेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न इवेंट्स का आयोजन किया जाता है। इवेंट्स और गेम का आयोजन किया जाता है। लोग इस पर दाव लगाते हैं कि भाई कि मेरा एक खिलाड़ी है, मेरा एक गेम है, मैं इसमें सट्टा लगा रहा हूँ। अवैध रूप से सट्टा लगाते हैं कि बहुत सारे लोग सट्टा लगाते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं। जो लोग जीतते हैं, कुछ लोगों को तो बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो इसी को रेगुलेट करने के लिए ईडी अभी जांच करना शुरू कर दी है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए कुछ कानूनी पहल के बारे में जानते हैं। आईटी अधिनियम 2000, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम सन 2000 है, उसकी जो धारा 69A है, इसके तहत जो ऑनलाइन सट्टेबाजी होती है उसको प्रतिबंधित किया गया है। वहीं धारा 60A के तहत केंद्र सरकार को राष्ट्रीय हितों को खतरा पहुंचाने वाली वेबसाइटों या ऐप्स को ब्लॉक करने का अधिकार है। ध्यान रखिएगा, जो आईटी अधिनियम 2000 का जो 69A जो धारा है उसी के तहत केंद्र सरकार भी किसी भी ऐप्स को या वेबसाइट को ब्लॉक करने का अधिकार सेंटर को होता है। अन्यथा जो सट्टेबाजी जुआ है 7वीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा इंपॉर्टेंट कि जो सट्टेबाजी और जुआ है ये किसका विषय है? राज्य का विषय है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है, यह राज्य का विषय है। लेकिन जब राष्ट्रीय हित को खतरा होता है, खतरा पहुंचाने वाली वेबसाइट अगर कोई काम करती है सट्टेबाजी के लिए, तो उसे ब्लॉक करने का अधिकार जो आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A है उसके तहत केंद्र को भी अधिकार है कि वो उसे बैन या ब्लॉक कर सकती है। कुछ राज्यों के बारे में देखते हैं जो जुआ को रेगुलेट करते हैं। तो जो सिक्किम, भारत का सिक्किम एकमात्र राज्य है जो जुए को अनुमति यानी कि लीगल करके रखा है कि भाई आप जुए खेल सकते हो अच्छे से। और वहीं तेलंगाना है जो जुए के लिए 0 टॉलरेंस की नीति अपनाया है कि मतलब कि जुआ पूरी तरीके से एकदम बैन। वहीं छत्तीसगढ़ जुआ निषेध अधिनियम 2022 और तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध ऑनलाइन गेम विनियम अधिनियम 2022 का उद्देश्य है जुआ गतिविधियों और विभिन्न मीडिया में उनके प्रचार को प्रतिबंधित करना है। यानी कि ये दोनों और काफ़ी सख्त कानून ला दिए हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑल क्लियर्स के बारे में दिया है, जो सन 2003 में इसे स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? भूटान के द्वारा। तो ये चर्चा में क्यों आ गया है? चर्चा में इसलिए आ गया है कि जो भूटान के राजा हैं जिनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक राजा का नाम है, हाल ही में असम यात्रा पर हैं। ये भूटान के पहले ऐसे भूटानी राजा हैं जो अपने किसी राज्य यात्रा पर हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह भूटान का मैप, उसकी कैपिटल यह है थिम्पू, यह है असम राज्य, यहीं पर है असम की यात्रा पर आए थे। तो इसके आने से ये जो ऑपरेशन ऑल क्लियर है ये चर्चा में आ गया। चर्चा में कैसे आ गया कि 1990 के दशक में, ध्यान रखिएगा 1990 के दशक में असम के जो विद्रोही समूह थे, असम के कुछ विद्रोही समूह थे जिनका नाम था उल्फा, NDFB और KLO। ये जो विद्रोही समूह हैं, ये जो दक्षिण पूर्व भूटान है, भूटान का ये वाला इलाका, यहाँ पर कुछ शिविर मतलब कि अपना कैंप लगा चुके थे और उसके बाद जो विद्रोही गतिविधि है वो भूटान में अंजाम देते थे। तो भूटानी सेना के द्वारा इसको खत्म करने के लिए, इस गुटों को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया सन 2003 में। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन ऑल क्लियर्स। ध्यान रखिएगा, उसके तहत जो असम के विद्रोही गुट दक्षिण पूर्वी भूटान में पहुंच गए थे उसको खत्म किया गया। इसके लिए भारत की जो भारतीय सेना है उसके द्वारा भी सपोर्ट किया गया। तो भारतीय सेना के द्वारा इसमें क्या सपोर्ट किया गया? इसमें खाने पीने की सामान और उसके बाद जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड किया गया भूटानी सेना को। तो ये था ऑपरेशन ऑल क्लियर्स, भूटान के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट, कावा इजेन क्रेटर झील, ये जावा में है, पूर्वी इंडोनेशिया में है। तो ये चर्चा में क्यों है? जो पूर्वी जावा है, इंडोनेशिया का जो पूर्वी जावा है, वहीं पर इंडोनेशिया में कावा इजेन क्रेटर झील है जो दुनिया की सबसे बड़ी अम्लीय झील है। पहले इसका एक मैप लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है सुमात्रा,
आइलैंड्स ये है, फिर जावा आइलैंड्स, कुल मिला के दोनों को मिलाकर बोलते हैं इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का जो जावा आइलैंड्स है, इसका पूर्वी जावा का एरिया है, वहीं पर झील है कावाह इजेन झील है, कावाह इजेन झील है। तो ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया का जो पूर्वी जावा है वहाँ पर लोकेट करता है कावाह इजेन क्रेटर झील। तो अब ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। ये बताया जा रहा है कि दुनिया का यानी कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा अम्लीय झील है। ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय झील है जिसका नाम है कावाह इजेन क्रेटर झील, जो कहाँ लोकेट करता है, पूर्वी इंडोनेशिया में, जावा के पूर्वी जावा में, इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में ये लोकेट करता है। इसमें बताया जा रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो उच्च सांद्रता है वो यहाँ पर विद्यमान है, जो इसे तैरने योग्य नहीं बनाती है कि इस झील में आप तैर नहीं सकते, कोई नाव नहीं चला सकते, नहीं तैर सकते हैं, इतना ही जटिल है। यह अंतरिक्ष से आसानी से दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, इसे अंतरिक्ष से आसानी से देखा जा सकता है, जो इंडोनेशिया की कावाह इजेन क्रेटर झील है। क्रेटर झील का मतलब क्या होता है कि अगर उल्का पिंड के माध्यम से धरती पर कोई भी उल्का पिंड गिरता है तो वहाँ पर गड्ढा बन जाता है, तो उससे जो झील बनती है उसे क्रेटर झील बोलते हैं। इसका जो बताया जा रहा है कि एसिड है, एसिड की मात्रा है जो ये झील है, इसमें जो कार की बैटरी होती है उसका जो पीएच मान होता है, उसका जो पीएच मान होता है कितना होता है, 0.5 होता है, उतना ही कम इसका भी पीएच मान है। यह झील गर्म ज्वलनशील सल्फर गैसों का भी उत्सर्जन करती है, जो एक भयानक नीली लौ के साथ निकलती है। देखिए ध्यान से, ये नीली लौ इसमें निकलती है, ये जो नीली आग इसमें से निकलती है ये इसको और भी मंत्रमुग्ध बनाती है। यहाँ की इसके दृश्य को इतना खूबसूरत है तो खतरनाक, लेकिन इसके दृश्य को इतना खूबसूरत बनाती है कि लोग इसको देखने के लिए उत्साही रहते हैं। यह जो अद्वितीय भूवैज्ञानिक, जैविक और सांस्कृतिक विशेषताओं वाला यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क इसका नाम रखा गया है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क भी इसे कहते हैं। झील के किनारे पर सक्रिय वेंट मौलिक सल्फर के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो कठोर खनन कार्यों का भी समर्थन करता है। ध्यान रखिएगा, इसमें सल्फर का भी खनन किया जाता है। तो लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बद्रीनाथ धाम के बारे में जानेंगे, चर्चा में क्यों है इसके बारे में देखते हैं। जो बद्रीनाथ धाम है ये उत्तराखंड में है। यहाँ पर हाल ही में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उनके द्वारा इसका दौरा किया गया, तो इसलिए चर्चा में आ गया। उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस है, राज्य स्थापना दिवस है, उसके उपलक्ष्य में देहरादून में एक कार्यक्रम आयोजित था, उसमें वो शामिल होंगे। तो बद्रीनाथ के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद इसका मैप लोकेशन देखेंगे। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। ये भारत का बद्रीनाथ या बद्रीनारायण मंदिर है, एक हिंदू मंदिर है। यह बद्रीनाथ शहर में स्थित है। यह भगवान विष्णु को डेडिकेट है, यानी कि समर्पित है। यह चार धाम यानी छोटा चार धाम भी है, यह छोटा चार धाम भी है, तो बड़ा चार धाम भी है। तो बड़ा चार धाम नीचे देखेंगे। छोटा चार धाम में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है। गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ पर देखिए मैप लोकेशन, यह है इसका मैप लोकेशन। यह है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पास ही है वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की घाटी, उत्तराखंड में ही है, तो ध्यान रखिएगा, ये है वैली ऑफ फ्लावर्स। तो ये छोटा चार धाम है जिसे बोलते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ का दौरा किया गया था किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट की चीज़ के बारे में जाने तो यह मंदिर चमोली जिले में स्थित है, जो गढ़वाल पहाड़ी पर स्थित है। यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह जो अलकनंदा नदी है उसके तट पर स्थित है, यानी कि बद्रीनाथ। मंदिर की 3 संरचनाएं हैं। एक गर्भगृह, यानी कि मंदिर का बीचों बीच हिस्सा जहाँ पर भगवान की मूर्ति को स्थापित किया गया है। दूसरा है दर्शन मंडप, यानी कि जो गर्भगृह है उसके ठीक आगे वाला हिस्सा जिसे बोलते हैं मंडप, वहाँ पर पूजा कक्ष है, दर्शन पूजा करते हैं लोग। फिर उसके बाद अगल बगल बड़ी बड़ी हाल बनाई गई है जिसे सभा मंडप कहते हैं, जिसे कन्वेंशन हॉल भी कहा जाता है। उसके बाद तप्त कुंड है, जो मंदिर के ठीक नीचे गर्म सल्फर झरनों का एक समूह है। मंदिर के ठीक नीचे एक सल्फर युक्त गर्म झरना भी है, जिसे औषधि रूप से सही माना जाता है। बद्रीनाथ धाम जो धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रहस्यमय सौंदर्यों की संश्लेषण का प्रतीक है। पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के दौर से भी यह गुजर रहा है। इसका पुनर्निर्माण हो रहा है, इसको और भी सौंदर्यीकरण इसका किया जा रहा है। नेक्स्ट, अब तो छोटा चार धाम हो गया, बड़े चार धाम के बारे में देखते हैं। यह है बद्रीनाथ, उत्तराखंड में है बद्रीनाथ। अब फिर उसके बाद द्वारिका है गुजरात में। अब फिर उसके बाद तमिलनाडु में रामेश्वरम है। फिर उसके बाद उड़ीसा में पुरी है। इन चारों को बोलते हैं चार धाम यात्रा। चार धाम है, ये बड़ा चार धाम है, छोटा चार धाम उत्तराखंड में है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।